हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जो आपका मेजर पेपर है कंपनी लॉ, तो उसकी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आज कंपनी लॉ की ये एकदम पहली वीडियो है जिसमें हम कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी है क्या चीज़, कंपनी का परिचय, कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषा और कंपनी की विशेषता, ये सब कुछ पूरा हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। और पूरा नोट्स भी मैं आपको दूंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चों को ना नोट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में मैं दे देती हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो और आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाए। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तो देखिए, कंपनी लॉ आप पढ़ रहे हैं। कंपनी लॉ को क्या कहेंगे हिंदी में? कंपनी अधिनियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी है क्या चीज़। तो हम थोड़ा कंपनी का परिचय समझते हैं। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। जैसे देखिए, आप लोगों ने पढ़ा एकाकी व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक अकेला व्यक्ति क्या करता है, व्यवसाय स्थापित करता है और अपने आप बिजनेस करता है और एक अकेला खुद का मालिक होता है अपने पूरे बिजनेस का, लाभ हो हानि हो सब उसका। लेकिन उसके बाद एक होता है पार्टनरशिप फर्म, जिसमें साझेदारी होती है, पार्टनर्स होते हैं और कैपिटल लाते हैं, और उसमें अधिकतम जो है संख्या साझेदारों की 50 से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन यदि किसी को कंपनी मतलब जैसे अगर किसी को बहुत बड़ा व्यवसाय करना है बहुत बड़े पैमाने पर, तो साझेदारी फर्म से नहीं हो सकता, उसके लिए कंपनी की स्थापना आवश्यक है। तो अब किसी व्यक्ति के मन में ये ख्याल आया कि वो कंपनी को स्थापित करेगा और बहुत बड़े पैमाने पर व्यवसाय शुरू करेगा। तो अब उस व्यक्ति के मन में, यानी किसी व्यक्ति के मन में अगर ये ख्याल आ गया कि वो कंपनी को स्थापित करेगा और व्यवसाय करेगा, तो जिसके मन में सबसे पहले ये ख्याल आया है कंपनी के निर्माण का, कंपनी की स्थापना का, तो वो व्यक्ति प्रोमोटर कहलाता है, यानी प्रवर्तक कहलाता है। और वो कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है, जितने भी जो प्रारंभ के कार्य होते हैं सबको करता है, जोखिम भी उठाता है और कंपनी को अस्तित्व में लाता है। कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए वो जो कुछ भी काम करता है वो कंपनी का प्रमोशन कहलाता है। और आगे आपको इसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी, पूरा आपका एक सीक्वेंस में सारा टॉपिक पर वीडियो आता रहेगा। तो कंपनी का जो प्रमोशन होता है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी अगली किसी वीडियो में। उस पर भी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगी। सबसे पहले हम आज कंपनी के बारे में देख रहे हैं, तो यही देखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप जान गए कि जिसके मन में ख्याल आया सबसे पहले वही प्रमोटर है, कंपनी का प्रवर्तक है। तो अब देखिए कंपनी होती क्या है। साधारणतः कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित अनेक व्यक्तियों के एक संघ से है, क्योंकि कंपनी किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, कंपनी में अनेकों व्यक्ति होते हैं और किसी एक सामान्य उद्देश्य के लिए ही कंपनी की स्थापना करते हैं और व्यवसाय करते हैं। एक लोकप्रिय संगठन होने के कारण कंपनी की अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं। बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हैं जिन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, कंपनी की 3 परिभाषा होती है। 3 तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है न्यायिक परिभाषा, जो न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों को प्रतिपादित की गई है। जो भी न्यायाधीश हैं, जो भी जस्टिस हैं, अपने अकॉर्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन देते हैं उसको न्यायिक परिभाषा कहते हैं। उसके बाद दूसरी है सैद्धांतिक परिभाषा, जो विद्वान लेखकों द्वारा प्रतिपादित की गई है, वो कहलाती है सैद्धांतिक परिभाषा। और एक है वैधानिक परिभाषा। वैधानिक परिभाषा का मतलब जिसका उल्लेख विभिन्न अधिनियमों में किया गया है, जैसे कंपनी अधिनियम जो है 2013, उसमें कंपनी की परिभाषा बताई गई है और वो परिभाषा बहुत सिंपल है। तो हम आज वैधानिक परिभाषा पर ही नज़र डालेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है। और ये परिभाषा इतनी आसान है कि आपको देखते ही कंपनी का पूरा अर्थ समझ आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में उस तरह से लिख देंगे जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो यकीनन आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो हम आज वैधानिक परिभाषा को ही देखेंगे। अगर आपको न्यायिक परिभाषा और सैद्धांतिक परिभाषा भी चाहिए पूरी डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो देखिए, वैधानिक परिभाषा, कंपनी, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको परिभाषा बता रही हूँ, इसलिए पहले परिभाषा बता लूँ, फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँगी। देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार
अब ये जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसमें डेफिनेशन दी गई है उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंडर में। क्या लिखी गई है डेफिनेशन? कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है। समझ में आया? एकदम छोटी सी सिंपल परिभाषा आपको एक बार में याद हो जाएगी। चलिए एक बार याद कीजिए, रिकॉल करते हैं इसको। कंपनी उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसका समामेलन, समामेलन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन होना इस अधिनियम के अधीन। इस अधिनियम का मतलब कि ये कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा गया है, तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अगर किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर कंपनी अधिनियम 2013 से पहले के किसी भी कंपनी अधिनियम के अधीन किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसे हम कंपनी कहते हैं। अब देखिए, कंपनी अधिनियम जो 2013 है, ये कंपनी अधिनियम, ये कंपनी का नया अधिनियम है जो कि 2013 में बना और 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ था। और इसके पहले का जो अधिनियम है वो है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। तो अगर कोई कंपनी 1956 के अधिनियम के तहत रजिस्टर हुई है तो भी हम उसे कंपनी कहेंगे, या फिर अगर वो 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर हुई है तो भी हम उसे कंपनी ही कहेंगे। तो ये कंपनी की वैधानिक परिभाषा है। अगर आपसे एग्जाम में एकदम अति लघु में पूछ दे कंपनी को परिभाषित कीजिए, तो अगर आप ये डेफिनेशन बस याद कर लें तो आपको एग्जामिनर पूरा अंक देगा, क्योंकि परिभाषा आपको पूरी लिखने पर अच्छा अंक मिलता है और पूरा मिलता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक भी शब्दों को इधर उधर मत कीजिएगा, और इसमें शब्द इधर उधर भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी छोटी सी परिभाषा है। स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और इसको ज़रूर लिखिएगा, पूरा अंक मिलेगा। उपर्युक्त वैधानिक परिभाषा के अनुसार केवल वही संस्था कंपनी कही जा सकती है जिसका समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। अगर उसका रजिस्ट्रेशन, उसका समामेलन कंपनी अधिनियम के तहत नहीं हुआ होगा तो हम उस संस्था को कंपनी कभी नहीं कह सकते, याद रखिएगा। यह भी स्मरणीय है कि आजकल भारत में कंपनियों का समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही होता है, क्योंकि ये नया अधिनियम है और अब जितनी भी कंपनी बनाई जाती है उसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही किया जाता है, याद रखिएगा। कंपनी की एक उपयुक्त परिभाषा, अब एक देखिए, ये भी कंपनी की एक वैधानिक परिभाषा ही है। बस ये ही 2 परिभाषा आपको याद करना है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विधान द्वारा का मतलब कि कानून द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे देखिए, एक व्यक्ति जो है कोई काम कर रहा है, तो जिस तरह से एक व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, ठीक उसी तरह कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते हर काम व्यक्ति की भांति कर सकती है। वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, उन पर उसके स्वयं के सिग्नेचर होती है। सिग्नेचर किस रूप में होती है? कॉमन सील में, जो कि सार्वमुद्रा होती है उसके रूप में होती है, क्योंकि कंपनी खुद तो अपना पेन चला के लिख नहीं सकती, तो उसकी सार्वमुद्रा होती है जिसको हर डॉक्यूमेंट पे लगाया जाता है एज अ सिग्नेचर ऑफ कंपनी, जिसकी पूंजी अस्थायी एवं हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है। कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है। उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को अंश यानी शेयर कहा जाता है। कंपनी का जीवन निरंतर चलता रहता है। निरंतर चलने का मतलब ये है कि एक कंपनी अगर बनाई गई तो कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी अंशधारी हैं, अगर उसमें से कोई दिवालिया हो जाए, कोई मर जाए, कोई कंपनी को कोई शेयर होल्डर अपने अंश को किसी और व्यक्ति को बेच दे, तो भी कंपनी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी निरंतर चलती रहती है। जैसे बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर किसी जो भी व्यक्ति है अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसका बिजनेस वहीं पर रुक जाता है, उसका पूरा प्रभाव उसके व्यवसाय पर पड़ जाता है। मगर कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक व्यक्ति की भांति कार्य करती है। इसमें किसी शेयर होल्डर का आना या जाना, मरना कोई इस पर इफेक्ट नहीं डालता। कंपनी की असल सार्वमुद्रा अलग सार्वमुद्रा होती है, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, जो कि कंपनी के सभी प्रपत्रों पर अंकित होती है। ठीक है, प्रपत्रों का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सब पर।
तो ये दोनों परिभाषा, एक ये वाली, दोनों आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बस आप इतना लिख दे, अगर कंपनी का अर्थ पूछ दे, कंपनी की परिभाषा पूछ दे, बस आप इतना लिख डालिए, पूरा अंक आपको एग्जामिनर दे देगा। देखिए कंपनी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है, कंपनी को परिभाषित कीजिए एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये लॉन्ग में पूछता है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी आपको विशेषता बताऊँगी आप उनको चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी आपके ये काम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि बिना बुक और सीरीज़ के आप अच्छे से पास हो जाएं, तो बस आप सक्सेस मास्टर पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर BA BCom की पूरी क्लास कराई जाती है, हर सब्जेक्ट की। तो एक कंपनी की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। पहली विशेषता है कि कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, यानी कि कानून के द्वारा ही इसको बनाया जाता है, और अगर इसका समापन करना है तो भी कानून के द्वारा ही किया जाएगा। बस ये नहीं होगा कि मन में आया कंपनी खोल लिया, मन में आया बंद कर दिया, नहीं। इसके कुछ रूल रेगुलेशन हैं जिनको फॉलो करते हुए इसका निर्माण किया जाता है, और फिर उन्हीं रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इसका समापन यानी इसको समाप्त भी किया जाता है। तो देखिए कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विधान द्वारा मतलब कानून के द्वारा बनाई गई कृत्रिम व्यक्ति है। सामान्य मनुष्य की भांति कंपनी हाड़ मांस व रक्त द्वारा नहीं बना व्यक्ति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी देखिए हाड़ मांस रक्त द्वारा तो बना व्यक्ति नहीं है, और नहीं कंपनी का जन्म माँ के गर्भ से होता है, किंतु यह सामान्य व्यक्ति की भांति अपने नाम से क्रय विक्रय कर सकती है। क्योंकि जब भी कंपनी कुछ भी क्रय विक्रय करती है और कोई भी चीज़, तो उसमें कंपनी का ही नाम लगता है और कंपनी का ही सिग्नेचर यूज़ की जाती है। कॉमन सील की, जो कंपनी की कॉमन सील होती है उसका ही प्रयोग किया जाता है। देखिए अन्य व्यक्ति इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा विनिमय पत्र आदि लिखने के संबंध में इसे कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। वह अपने अधिकारों एवं दायित्व के निष्पादन में सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील लगाकर कोई भी कार्य कर सकती है। ऐसे सभी कार्य कंपनी द्वारा किए कार्य माने जाते हैं। मतलब कंपनी में जितने भी कार्य होते हैं, तो मान लीजिए कंपनी को चलाता कौन है, जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं, लेकिन कंपनी माना जाएगा कि कंपनी ही ये कर रही है, कंपनी ये की, कंपनी ने ये खरीदा, कंपनी ने वो, सारी चीज़ें कंपनी का ही नाम लगाया जाएगा, माना जाएगा कि कंपनी ही की है ये काम। इसका निर्माण संगठन तथा समापन केवल विधान के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि कंपनी का निर्माण भी हम विधान के द्वारा करेंगे, और इसको चलाने के जो भी रूल रेगुलेशन है उसमें भी कानून के द्वारा यानी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ही इसको चलाया जाएगा। जो भी इसके काम होंगे, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। तो पार्षद सीमा नियम जो होता है उसी में जो भी कार्य लिखे गए हैं कंपनी वही करती है। सब कुछ कंपनी के स्थापना के समय तय हो जाता है, सब कुछ लिख लिया जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, तभी कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ होता है। तो कंपनी सीमा नियम का जो कार्य क्षेत्र होता है वो पार्षद सीमा नियम, कंपनी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो पार्षद सीमा नियम तक सीमित होता है। जो भी उसमें कार्य लिख दिए गए हैं वही कंपनी करेगी, उसके विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं कर सकती। जैसे जैसे वीडियोस एक क्रम में आती जाएंगी, एक एक टॉपिक पर वीडियो अपलोड होती रहेगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक क्रम में सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। और अब मान लीजिए कंपनी का समापन करना है, कंपनी अगर स्थापना की गई, कार्य कर चुकी, जो भी वजह से अगर इसको समापन करना है, इसको बंद करना है, तो कानून के द्वारा ही इसको बंद किया जाएगा। अतः इसे विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है। अब दूसरी विशेषता देखिए, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक मतलब होता है अलग, वैधानिक यानी कानूनी रूप से, अस्तित्व इसका जो अस्तित्व है पृथक होता है, अलग होता है अपने अंशधारियों से, अपने संचालकों से, सभी से। एक कंपनी का अस्तित्व उसके प्रवर्तकों, प्रवर्तक का मतलब जिसने कंपनी की स्थापना की है, जिसके मन में सबसे पहले ख्याल आया कि इस कंपनी का निर्माण करना चाहिए, वो प्रवर्तक है यानी प्रोमोटर है। अब कंपनी में जो भी अंश खरीद रहे हैं कंपनी के अंश को, वो अंशधारी हो गए, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे शेयर होल्डर्स।
संचालक जो कंपनी का संचालन का काम कर रहे हैं, जिनको कहेंगे डायरेक्टर्स इंग्लिश में। तो कंपनी का जो अस्तित्व होता है अपने डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, शेयर होल्डर्स सभी से पृथक यानी अलग होता है एवं स्वतंत्र होता है। किसी अंशधारी अथवा सदस्य की मृत्यु या उसके दिवालिया हो जाने, तो उसके सदस्य जो हैं पागल हो जाएं, दिवालिया हो जाएं या मृत्यु हो जाए आदि होने पर कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कंपनी निरंतर चलती रहती है। इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से, शेयर होल्डर से अलग होता है। अब जैसे पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, उसमें अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही व्यक्ति होता है, उसकी डेथ हो गई तो पूरा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है और व्यवसाय कमज़ोर हो सकता है, बंद हो सकता है। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कोई नया शेयर होल्डर आए या चला जाए, या कोई व्यक्ति मर जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, कंपनी इन सभी से एकदम अलग अस्तित्व रखती है और इस पर कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता। इसका कार्य निरंतर चलता रहता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व के ही कारण कंपनी अपने नाम से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है, यानी सब कुछ मनुष्य की भांति करती है, सब कुछ अपने नाम से क्रय विक्रय कर सकती है, व्यापार का संचालन कर सकती है तथा सामान्य रूप से ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो कि एक व्यक्ति अपने निजी व्यापार के संबंध में कर सकता है। तो याद रखिएगा, कंपनी का अस्तित्व पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तीसरी विशेषता है अविच्छिन्न उत्तराधिकार। अब इसमें देखिए, कंपनी को स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होने के कारण कंपनी का जीवन अस्थायी होता है और समामेलन के पश्चात एक कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक कि नियमानुसार उसका समापन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया, अब कंपनी का व्यवसाय शुरू हो गया, कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी। इसमें तो किसी के मरने दिवालिया होने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक नियमानुसार का मतलब जब तक वैधानिक जो भी रूल रेगुलेशन है कानून के द्वारा जब तक इसका समापन नहीं किया जाएगा, ये चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। अंशधारियों के बदलने से या किसी अंशधारी की मृत्यु होने से, पागल अथवा दिवालिया होने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है, एकदम इसको याद कर लीजिए। वह पूर्ववतः चालू रहती है और वैधानिक प्रक्रिया द्वारा इसका जन्म होता है। वैधानिक प्रक्रिया द्वारा ही तो जन्म होता है। हमने सोचा कंपनी बना ले, बस बना के चलाने लगे, नहीं। जो भी रूल रेगुलेशन है कंपनी अधिनियम के अनुसार, वो सब कुछ फॉलो करके ही इसको अस्तित्व में लाया जाता है और उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही इसके कार्यों को किया जाता है। और अगर मेरा अब दिल चाह रहा है कि मैं कंपनी बंद कर दूं, तो मुझे जो भी रूल रेगुलेशन हैं कानून के द्वारा बनाए गए उनको फॉलो करके ही इसको मैं बंद करूँगी। तो देखिए, इसी आधार पर कहा जा सकता है कि ये याद रखिए, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर, यानी कि कंपनी का कोई व्यक्ति आए या जाए, कंपनी तो लगातार चलती रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार समामेलन की तिथि से कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार वाली हो जाती है, यानी जैसे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो समामेलन की तिथि से ये शाश्वत उत्तराधिकार वाली बन जाती है, यानी कोई आए कोई जाए इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगली विशेषता है सार्वमुद्रा का प्रयोग, यानी यूज़ ऑफ कॉमन सील। देखिए, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण स्वयं कंपनी के प्रलेखों पर वास्तविक व्यक्ति की भांति हस्ताक्षर नहीं कर सकती। अब मान लीजिए हम जो व्यक्ति हमें गॉड ने बनाया है, तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना, हम पेन उठाएंगे सिग्नेचर कर देंगे। लेकिन कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी अपने जो ही डॉक्यूमेंट्स होंगे सिग्नेचर तो यही करेगी, इसी का ही मुहर होगा। लेकिन वो एक कॉमन सील के रूप में होता है, सार्वमुद्रा के रूप में होता है, जिसे कंपनी के हस्ताक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः कंपनी का अस्तित्व कंपनी की सार्वमुद्रा लगाकर प्रकट किया जाता है, याद रखिएगा। पांचवी विशेषता है सामूहिक वित्त, कॉरपोरेट फाइनेंस। देखिए, प्रायः संयुक्त पूंजी कंपनी अपने व्यवसाय के लिए अधिक मात्रा में पूंजी एकत्र करती है। पूंजी को थोड़े मूल्य में असंख्य अंशों में विभाजित कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी की जितनी कैपिटल है, तो टोटल कैपिटल को छोटे छोटे अंशों में बांट दिया जाता है और फिर उसको जनता क्या करती है, क्रय करती है, जिससे कंपनी के पास पूंजी एकत्रित होती है, जिससे व्यवसाय का संचालन किया जाता है। ये अंश सभी प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा क्रय किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया
सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा न होने के कारण कंपनी विभिन्न वर्गों में थोड़े थोड़े योगदान से भी बहुत बड़ी राशि एकत्र कर सकती है। अच्छा देखिए, कंपनी जो होती है एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, सब कुछ पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की कंपनी है, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी हम पूरा पढ़ेंगे। तो कंपनी देखिए, जो पब्लिक कंपनी होती है वो तो अपने पूंजी के लिए, अपने शेयर को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित करती है कि हमारे शेयर खरीदो, लेकिन प्राइवेट कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं करती अपने अंशों को बेचने के लिए, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, कंपनी की छठी विशेषता है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, यानी कि वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। अच्छा, अब ये बताइए कि किसी भी व्यवसाय को अगर कोई व्यक्ति प्रारंभ करता है, फिर वो चाहे एकाकी व्यवसाय हो या साझेदारी फर्म हो या कंपनी हो, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और वो लाभ कमाने के, जब लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है, तो वो जो भी माल को बेचेगा, चाहे वो वस्तु हो सकती है या फिर वो सेवा हो सकती है, किसी चीज़ का तो क्रय विक्रय करेगा, तो उसका उद्देश्य सेवा करना भी होता है और लाभ कमाना भी होता है, मगर पहला उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो कंपनी लाभ कमाने के लिए एक ऐच्छिक संघ होती है। ऐच्छिक संघ का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने एक शेयर को क्रय किया है, तो वो सब कंपनी के वे मेंबर हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ज़ोर ज़बरदस्ती करके कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनाया जा सकता। ऐच्छिक संघ का मतलब ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है तो आप हमारे शेयर को क्रय कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो अपनी मर्ज़ी से आएगा शेयर को परचेज करेगा, यानी लाभ कमाने के लिए ऐच्छिक संघ है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। देखिए, इसमें यही पॉइंट लिखा गया है पूरा। कंपनी व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से इसमें सारे व्यक्ति आते हैं और इसके शेयर होल्डर बनते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं लाते, तुम्हें बनना ही बनना है, नहीं तुम आओ, ना तो मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। जो लाभार्जन के उद्देश्य से बनाया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से ही तो व्यवसाय शुरू किया जाता है। कोई ये चाहेगा कि मैं व्यवसाय शुरू करूं और मुझे सिर्फ लॉस हो? कभी नहीं, कोई व्यक्ति ये सोचकर नहीं करता। वो अलग बात है कि कभी कभी लॉस का भी सामना करना पड़ जाता है। अर्थात जो भी व्यक्ति इसके सदस्य बनते हैं वे स्वेच्छ से बनते हैं, यानी अपनी इच्छा से बनते हैं, कोई उन पर दबाव नहीं डाला जाता, उन पर कोई जोर या दबाव नहीं होता है। जो लाभ कंपनी को प्राप्त होता है वह निश्चित नियमों के अनुसार अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। जितने भी लाभांश होते हैं, जो भी कंपनी लाभ अर्जित करती है, फिर जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं सभी में बांट दिया जाता है, जिसको लाभांश कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप आगे चलकर बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। आप देखिए, 7वीं विशेषता है कंपनी की सदस्यों की संख्या असीमित, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। अच्छा, अब पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो अनलिमिटेड होंगे, जितने भी चाहे मेंबर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। एक सार्वजनिक कंपनी 7 से अधिक कितने भी सदस्य बना सकती है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो सार्वजनिक है, यानी इसको कहेंगे पब्लिक कंपनी, कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, यानी मिनिमम मेंबर की जो होंगे वो 7 होंगे, 6 होंगे तो कंपनी नहीं खोली जा सकती, कम से कम 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में। और सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण कंपनी बड़ी मात्रा में आवश्यक वित्तीय एवं प्रबंधकीय साधनों को अधिक व्यक्तियों से उपलब्ध कर सकती है, यानी जितने व्यक्ति चाहें इसमें आ सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कोई ये नहीं है कि इतने व्यक्ति हो गए अब इसमें कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, जितने चाहे व्यक्ति आ सकते हैं, शेयर को क्रय कर सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। और देखिए, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या अंशों की संख्या के आधार पर होती है, यानी अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितने भी चाहे हो सकते हैं। जबकि जो निजी कंपनी है उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, और अधिकतम बस 200, यानी मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो 200 होंगे, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा, ये भी एक कंपनी की विशेषता है। अगला है अंशों का स्वतंत्र हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्रीली, यानी कि जो भी अंश, मान लीजिए कि अगर एक कंपनी में मैं अपना अंश खरीद रही हूँ और मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपने अंश को किसी और व्यक्ति को बेच दूँ,
तो मैं ये कर सकती हूँ, मुझे पूरी फ्रीडम है इस चीज़ की। देखिए, कंपनी के अंशधारी कंपनी की पूंजी में अपने हित का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। केवल निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। अब मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी में किसी व्यक्ति का शेयर है, यानी प्राइवेट मतलब याद रखिएगा निजी कंपनी, प्राइवेट मतलब निजी, सार्वजनिक मतलब पब्लिक। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का शेयर है निजी कंपनी में, तो वो चाह कर भी अपने अंश का हस्तांतरण नहीं कर सकता, किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि एक निजी कंपनी इस बात की परमिशन नहीं देती अपने शेयर होल्डर्स को। जबकि पब्लिक कंपनी में पूरी फ्रीडम है, एक व्यक्ति अपने शेयर को दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, याद रखिएगा। 9वीं विशेषता है कंपनी की केंद्रित एवं हस्तांतरित प्रबंध। देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी एक स्वतंत्र, स्वयं संचालित एवं स्वयं नियंत्रित संगठन होती है। कंपनी के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण सभी सदस्य जो हैं कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते। अतः वास्तविक प्रबंध एवं नियंत्रण लोकतंत्रीय पद्धति से अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें निदेशक यानी संचालक कहते हैं। निदेशक को संचालक कहते हैं, इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं। कंपनी के नैतिक कार्य अंतर नियमों तथा वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत करते हैं, यानी कि वैधानिक जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए ही काम करेंगे, उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते। और यही प्रबंधक या वैधानिक त्रुटियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो भी अगर गलती हो जाए, त्रुटि का मतलब गलती हो जाए अगर कोई, तो जिम्मेदार कौन होगा, उत्तरदायी कौन होगा, संचालक होंगे, क्योंकि वही तो काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए मैंने इतनी सारी विशेषताएं आपको बता दी कि एग्ज़ाम में सारा कुछ आपका एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और पूरा लॉन्ग में भी अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो भी आपके लिए परेशानी नहीं होगी, पूरा नोट्स ये आपके सामने है। आप लोग कहेंगे कि मैम PDF नहीं मिलेगा क्या, तो PDF में भी तो नोट्स ही होता है। तो ये क्या है, आपके सामने नोट्स ही है। तो बिना झंझट के मैं आपको सारा दे देती हूँ आपके सामने ही। अगर मैं इसको अलग से नोट करूँ, बनाऊँ, दूँ आपको, तो भी बात वही है और बात ऐसे भी वही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोटबुक में अपने लिख लिया कीजिए, आपके लिए ही आसानी होगी अगर आप एक नोट बनाए रहेंगे तो। अब देखिए, आज की क्लास एकदम पहली क्लास है कंपनी लॉ की, ऐसी तरह से एकदम लगातार क्लास आती रहेंगी, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप नोट बनाते रहेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी, वो नोट्स आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 10वीं विशेषता है कंपनी की सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, प्राय सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की राशि तक ही सीमित होता है, यानी कि जितने शेयर मैं क्रय करूंगी कंपनी का, वहीं तक मेरी लाइबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी में लॉस हो जाए या कुछ हो जाए तो मेरी निजी संपत्तियों को बेच करके वसूला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें व्यक्तियों का दायित्व एकदम सीमित होता है उनके द्वारा क्रय किए गए शेयर के अनुसार। अर्थात अंशधारी को किसी भी अवस्था में व्यक्तिगत रूप में अंश की तो बकाया धनराशि से अधिक भुगतान के लिए नहीं कहा जा सकता, यानी नहीं कह सकता कंपनी, ये नहीं कह सकती अपने शेयर होल्डर से कि अरे बकाया धनराशि को पे करने के लिए तुम अपने व्यक्तिगत संपत्ति ले आओ, जितना शेयर तुम्हारा है उतनी ही तुम्हारी लायबिलिटी होगी। ऋणदाता कंपनी के ऋणों के भुगतान के लिए सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति पर हाथ नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। ये नहीं कि हम आपकी पूरी संपत्ति बेच करके धन को लेकर के बकाया धनराशि को पूरा करेंगे, उसका भुगतान करेंगे। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। 11वीं विशेषता ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा नियम द्वारा सीमित कार्यक्षेत्र यानी कि पार्षद सीमा नियम जो होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें कंपनी के पूरे कार्य लिख दिए जाते हैं कंपनी के स्थापना के समय ही, और उसी को फॉलो करते हुए कंपनी का पूरा कार्य वहीं तक सीमित होता है। कंपनी के उद्देश्य उसके पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित किए जाते हैं, जो कंपनी का उद्देश्य है पूरा उसमें लिखा जाता है, तथा उद्देश्य की पूर्ति तथा कार्य संचालन संबंधी नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित रहते हैं। यानी उसका उद्देश्य कब कुछ कैसा है और उसको कैसे चलाया जाएगा, सारा कुछ इसमें लिखा होता है। कंपनी का कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, कंपनी के पार्षद एवं पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम द्वारा सीमित होता है। कंपनी इससे बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकती, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, ये 11 विशेषता मैंने आपको बता दी, आपके लिए लॉन्ग के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। तो इतनी ही काफ़ी है। अब यहाँ पर ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। अगला आपका टॉपिक होगा कंपनी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़, यानी कंपनी कितने प्रकार की होती है, और सारा कुछ हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब अगली वीडियो
वीडियो में हम आपके इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अब तब तक के लिए बाय बाय।